नमस्कार साथियों, मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। साथियों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के एनवायरमेंटल बायोलॉजी या पर्यावरण जैविकी के बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी एवं उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है और उसमें विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर किस प्रकार हम विद्यार्थियों की सहायता से उनको मोटिवेट करके, उनको शिक्षण प्रदान करके, उनको इसके बारे में वर्कशॉप और अन्य माध्यमों से ज्ञान प्रदान करके बायोडायवर्सिटी के संरक्षण में उनकी भूमिका, सक्रिय भागीदारी को काम में लेकर इसे बहुत ही अच्छे स्तर पे लाया जा सकता है। इसकी शुरुआत हम बायोडायवर्सिटी विषय से करते हैं। बायोडायवर्सिटी जो विषय है काफ़ी विविधतापूर्ण है, जिसमें बायोस का अर्थ है लिविंग बीइंग और डायवर्सिटी का अर्थ है विविधता, अर्थात जीव जंतुओं की विविधता। जीव या लिविंग बीइंग के अंतर्गत प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। प्लांट्स की कैटेगरी है, उसको हम वैज्ञानिक परिभाषा में फ्लोरा कहते हैं, और उसमें वे सभी जीव आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। उदाहरण प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। जबकि जो जंतु या एनिमल्स है उनको हम वैज्ञानिक भाषा में फौना कहते हैं, जिसके अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा कही गई परिभाषाओं के बारे में, जिसमें एडवर्ड ओ विल्सन जो बायोडायवर्सिटी के अंदर अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाम रखते हैं, जिन्होंने बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में बहुत अच्छा काम किया है। उनका मानना ये था कि बायोडायवर्सिटी एक बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है जो कि हमारे दैनिक जीवन में लगातार काम में आते हैं, परंतु उसको हम सबसे कम एप्रिशिएट करते हैं। इसी प्रकार एक अन्य वैज्ञानिक डायन एकरमैन के द्वारा यह बताया गया कि बायोडायवर्सिटी को हम वैश्विक स्तर पर लगातार खोते जा रहे हैं और इसको बचाने के लिए हमें विभिन्न स्तरों पर पादपों और जंतुओं को संरक्षित किया जाना चाहिए, और इसकी मदद से हम अपने प्लानेट और हमारी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा कर पाएंगे। इसी प्रकार थॉमस ई लॉवेजॉय जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि वैज्ञानिक प्रगति चाहे कितनी भी हो जाए, वर्तमान जो अनुसंधान है वो चाहे कितने भी प्रगाढ़ स्तर पे चला जाए, परंतु फिर भी जो नेचुरल स्पीसीज़ के द्वारा जीन बैंक जो निर्मित होता है उसको हम और उन्नत नहीं कर सकते। वो केवल प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा ही समृद्ध रह सकता है। अतः हमें हमारे जो वर्तमान स्पीसीज़ स्तर पे जितनी भी बायोडायवर्सिटी है उसको बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके बाद में हम बायोडायवर्सिटी के बारे में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो बायोडायवर्सिटी जो शब्द है उसके अंतर्गत पृथ्वी पर रहने वाली जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है उनको हम शामिल करते हैं, और लाइफ फॉर्म्स के अंतर्गत हम एक सामान्य वर्गीकरण को शामिल करते हैं, जिसमें प्लांट्स के अंतर्गत प्लांटी जो ग्रुप है उसमें हम एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को शामिल करते हैं। इसी प्रकार एनिमल्स के अंदर हम दो ग्रुप इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को शामिल करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स के जो सामान्य लक्षण हैं उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जो आपका नर्वस सिस्टम है वो अधर तल पे पाया जाता है। इसी प्रकार वर्टिब्रेट्स जो ग्रुप है उसके अंतर्गत स्ट्रॉन्गली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जो बैक साइड यानी कि डोर्सल साइड होता है। नोटोकॉर्ड या वर्टिबल कॉलम पाई जाती है, और इन दो ग्रुप्स के अंतर्गत सभी जीवों को रखा जाता है। इनके अलावा मोनेरा और प्रोटिस्टा में एकोसिकीय जीवों को रखा जाता है। मोनेरा में ऐसे जीवों को रखा जाता है जो कि
उनका केंद्रक बहुत सुगठित नहीं होता, सुगठित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, एवं उनका जो केंद्रक या उनका जो केंद्रीय पदार्थ है वो पूरे कोशिका में बिखरा होता है। इसके विपरीत प्रोटिस्टा समूह के अंतर्गत हम उन्हीं एक कोशिकीय जीवों को रखते हैं जिनके अंदर सुगठित केंद्रक पाया जाता है, सुगठित कोशिकांग पाए जाते हैं, और एक समूह अलग से है फंजाई या कवक, जिसके अंतर्गत हम उन प्लांट लाइक क्रिएचर्स को रखते हैं जो दिखने में तो पादपों के समान होते हैं, परंतु वो स्वपोषण नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार उनकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु उसमें सेलुलोज के स्थान पर काइटिन पाया जाता है और वो मृत जीवी पोषण करके अपना जीवन यापन करते हैं। उसी प्रकार हम सेकंड पॉइंट फाउंडेशन ऑफ अर्थ, इसमें हम देखते हैं कि प्रथम समय में जब पृथ्वी सूर्य से अलग होकर एक आग के गोले के रूप में बनी थी, तब इस पृथ्वी पर कोई भी प्रकार का जीवन मौजूद नहीं था, परंतु कालांतर में लगातार बदलाव आने से यहाँ पर प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति हुई, जो कि वर्तमान बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के पूर्वज रहे होंगे, जिनको हम एक आदिम समूह आर्की बैक्टीरिया में रखते हैं। ये एक ऐसे जीवों का समूह था जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस, टेम्परेचर, एसिडिक और बेसिक पीएच वाला जल और हॉट स्प्रिंग्स इत्यादि जगहों पे सर्वाइव कर सकते हैं, और वो आज भी उसी स्वरूप में मौजूद हैं। और उनके बाद में उनसे अलग होके कुछ आनुवंशिक पदार्थ वापस उस महासागरीय जल में मिल गया जिसमें प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी, जिनसे एक ऐसे जीव का निर्माण हुआ जो सजीव के शरीर में प्रविष्ट करने के पश्चात तो जिंदा हो जाता है, परंतु सामान्य परिस्थितियों में वो निर्जीव होता है, जिनको हम वायरस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार प्रारंभिक जीवन में हम देखते हैं कि आर्की बैक्टीरिया जैसे जीवों का निर्माण हुआ, जिनमें मुख्य रूप से एक आवरण था कोशिका के बाहर और अंदर आनुवंशिक पदार्थ था, और उसके अलावा कुछ मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जैसी संरचनाएं मौजूद थी। और आनुवंशिक पदार्थ के रूप में प्रथम जीवों में आरएनए उपस्थित था, जिनमें फिर आगे जाकर कुछ परिवर्तन होने से डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में विकसित हुआ। और इन आर्की बैक्टीरिया जैसे जीवों से बाद में बैक्टीरिया, जो कि अपने आप में मोनेरा समूह के अंतर्गत आता है। दूसरा साइनोबैक्टीरिया, जो अगेन आपके मोनेरा समूह में आता है। अंतर केवल इतना है कि बैक्टीरिया प्रपोषण के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, जबकि साइनोबैक्टीरिया स्वपोषण के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। और इन्हीं समूह के कुछ सदस्यों के अंतर्गत ऐसे लक्षणों का विकास हुआ जिसमें कि केंद्र के बाहर एक केंद्रक झिल्ली का निर्माण हुआ, कुछ सुगठित कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जिनसे आगे जाकर इनसे विकसित प्रोटिस्टा समूह के सदस्यों का निर्माण हुआ। और उसके पश्चात इसी में हम देखते हैं कि जो ये आपके साइनोबैक्टीरिया या नील हरी शैवाल है, इनमें ऑक्सीजन के निर्माण करने की क्षमता उत्पन्न हुई, जो आगे चलकर एल्गी समूह में बदल गए। और ये एल्गी समूह आगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बदलते चले गए, जो विविधता के अलग अलग सोपान हैं पादपों के अंतर्गत। इसी प्रकार प्रोटिस्टा समूह है, उसी का एक अलग ग्रुप था जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ, जिसमें आदिम एक कोशिकीय जंतुओं को रखा गया है जो कि एक कोशिकीय है, परंतु वर्तमान जो वर्गीकरण है इसमें हम उनको शामिल नहीं करते हैं, उनको अब अलग से एक प्रोटिस्टा समूह में रखते हैं। अब इनके अलग अलग जो ग्रुप बने उनसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, और उसके बाद एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा जैसे अकशेरुकी संघ या इनवर्टिब्रेट संघ बने। और उसके पश्चात एक क्रांतिकारी परिवर्तन ये हुआ कि इकाइनोडर्मेटा जैसे जो समूह के सदस्य थे उनमें कुछ परिवर्तन होने से कॉर्डेट्स जंतुओं का निर्माण हुआ, जिनमें सर्वप्रथम जल में रहने वाली मछलियों का उद्भव हुआ। उसके पश्चात उससे जल से बाहर निकल के एम्फीबियंस का निर्माण हुआ, और एम्फीबियंस के बाद में रेप्टिलियंस, और फिर उस रेप्टिलियन समूह से दो नई ब्रांचेज बनी जिसको हम एवीज और मेमेलिया में रखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पे जितने भी जीव निवास करते हैं, जिसमें पादप और जंतु आते हैं, और जंतुओं में भी और पादपों में भी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय
पादप और जंतु आते हैं, और उनमें भी हम देखते हैं कि एक केंद्रक सुगठित है, दूसरा असुगठित केंद्रक वाले आते हैं। इसी प्रकार हम एक अन्य रूप में देखें तो स्वपोषी और विषमपोषी जीवों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो जीव यहाँ पे पृथ्वी पे भूमंडल पे मौजूद है, वो सभी मिलकर बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करते हैं। और अब आगे हम देखते हैं कि क्रूशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। तो हम पहले इकोसिस्टम को समझेंगे कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की जो परिभाषा है उसमें दो एलिमेंट मुख्य रूप से आते हैं, एक तो लिविंग बीइंग और दूसरा नॉन लिविंग बीइंग, यानी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स और उनके बीच की इंटरेक्शन। अर्थात इकोसिस्टम का अर्थ यही है कि जैविक और अजैविक क्रियाओं के मध्य एक क्रियात्मक समूह है या क्रियात्मक संबंध। अब इसमें बायोटिक फैक्टर्स को तो हम समझ चुके हैं कि बायोटिक फैक्टर्स क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स, और दूसरा कुछ सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जबकि अबायोटिक फैक्टर्स में हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत मृदीय कारक आते हैं, आपके जलवायु कारक आते हैं, स्थलाकृतिक कारक आते हैं। अब मृदीय कारक में मृदा है, उसके अंदर उपस्थित जल है, पीएच है, इत्यादि चीज़ें आती है। और जलवायु कारक में हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कारक है सनलाइट, उसके पश्चात है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। और इसी तरीके से हम देखते हैं स्थलाकृतिक कारक, जिसमें कि अलग अलग जो भौगोलिक आकृतियाँ वर्तमान पृथ्वी पे हम देख सकते हैं कि कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे आपके पर्वत है, कहीं पे पठार है। इस तरीके की जो संरचनाएं हैं उनसे वर्षण और उससे संबंधित चीज़ें प्रभावित होती है। तो बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत हम जब किसी एक घने जंगल की बात करते हैं, जैसे कि इक्वेटर पर जो अपना विषुवत रेखा है, वहाँ पर पृथ्वी का लगभग 90% बायोडाइवर्सिटी मौजूद है और वो एरिया लगभग 10% है। इसका कारण ये है कि वहाँ पे बहुत ही घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो क्या करते हैं, वहाँ पे वो वर्षण को प्रभावित करते हैं, वहाँ बहुत अच्छी मात्रा में वर्षा होती है, तापमान भी अच्छा रहता है, और जो मृदा है, मृदा भी बहुत ही उपजाऊ होती है, और जहाँ ह्यूमस या जो उसके उर्वरक पदार्थ है वो भी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो इसकी ओवरऑल जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बैलेंस्ड है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं एक कोरल रीफ सिस्टम को, जो कि समुद्र की छिछली सतहों पे पाया जाता है, जहाँ पे सामान्यतया उच्च तापमान की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सिलेंट्रेटा समूह के कोरल्स एक ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं जिसमें असंख्य संख्या में कोरल एक साथ जुड़ के एक निवय का निर्माण करते हैं, और उसको हम कोरल रीफ्स बोलते हैं। और इस कोरल के अंदर बहुत सारे अन्य प्लांट्स और एनिमल्स अपना आश्रय लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, भोजन के लिए, दूसरा हम सुरक्षा के लिए, और तीसरा आवास के लिए। तो हम देखते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम को अगर चलाना है जिसके अंतर्गत बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर की आपस में इंटरेक्शन सम्मिलित होती है, तो उसके लिए बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होना चाहिए। इसको एक अन्य उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर मान लो कि कोई मरुस्थल है जहाँ पर बहुत कम बायोडाइवर्सिटी है, तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है बहुत ही वल्नरेबल होगा, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होगा, जिसमें थोड़ा सा भी चेंजेज आते ही पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू वहाँ का हैबिटेट क्या है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी क्या है। उसके बाद हम आगे देखते हैं प्लांट बायोडाइवर्सिटी, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि जितने भी प्रकार के स्वपोषी पादप हैं जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा बनते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एल्गी जो कि मुख्य रूप से पानी में निवास करती है, और जो ये एल्गी है वो समुद्री जीवों का मुख्य भोजन बनती है। दूसरा ब्रायोफाइटा समूह और टेरिडोफाइटा समूह जो साधारणतया नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं, और स्थलीय जीवन की शुरुआत यहाँ पे हम देख पाते हैं पादपों के द्वारा। और उसके बाद में जिम्नोस्पर्म जो कि अधिकांशतया विलुप्त हो चुके हैं, या उनकी बहुत सारी स्पीसीज़ है वो एक सामान्यतया किसी विशेष स्थान पर ही पाई जाती है, एंडेमिक रूप से पाई जाती है वो समूह है। और वर्तमान में सबसे प्रचुरता
में मिलने वाला एंजियोस्पर्म समूह है, जिसमें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों को सम्मिलित किया जाता है। हम विविध प्रकार के हम पुष्पों को देख सकते हैं यहाँ पे, जो ये दिखाते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी कितनी खूबसूरत है। फिर उसके बाद में हम एनिमल बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम एक्वेटिक सिस्टम में पाए जाने वाले जीवों को भी देख सकते हैं, साथ ही हम टेरेस्ट्रियल लिविंग बींग्स को भी देख सकते हैं। एक्वेटिक अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत जो इन्वर्टिब्रेट समूह है उसके अधिकांश जीव है वो एक्वेटिक सिस्टम में ही पाए जाते हैं। और दूसरा आपके मछलियाँ हैं, मेंढक है, और आपके जो रेप्टिलियंस में देखते हैं कछुए जैसे जीव है वो सभी एक्वेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं। व्हेल है, आपके डॉल्फिन है, ये सभी एक्वेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं। उसके पश्चात हम आगे देखते हैं, ये मैराइन बायोडाइवर्सिटी है, इसी के अंतर्गत हम अभी बात कर रहे थे। जो जीव समुद्री जल में निवास करते हैं उनको हम मैराइन बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में हम डॉल्फिन जैसी जीवों को रखते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो हम इसके बारे में दो परिभाषाएं समझेंगे, एक तो खाद्य जाल और एक खाद्य श्रृंखला। तो एक लीनियर व्यवस्था होती है, एक सीधी रेखा में जो व्यवस्था होती है खाने की व्यवस्था, जिसमें कि हम देखते हैं कि एक प्लांट है, उसको कोई छोटा इंसेक्ट है उसको खा रहा है, उस इंसेक्ट को कोई मेंढक खा रहा है, उस मेंढक को कोई सांप खा रहा है, उस सांप को कोई ईगल या कोई मोर खा रहा है। तो एक लीनियर व्यवस्था हम देखने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार एक जीव किसी दूसरे जीव का भोजन बनता है। परंतु ये इकोसिस्टम या जो हम स्वरूप की बात कर रहे हैं कि इसमें ये लीनियर व्यवस्था नहीं होती, अल्टरनेट भोजन की व्यवस्थाएं होती है। एक जीव अगर दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है तो वो तीसरे जीव पर भी निर्भर हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो जीव उसको हमेशा ही भोजन के रूप में मिलेगा। तो अर्थात यहाँ पे एक जीव अनेक जीवों का भोजन बन सकता है, तो दूसरी ओर वो अनेक जीवों को अपना भोजन बना सकता है। तो ये सारी जो व्यवस्था है खाद्य श्रृंखलाओं की, उनको हम खाद्य जाल या फूड वेव के नाम से जानते हैं। और जितनी खाद्य जाल या फूड वेव मजबूत होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, उतना ही वहाँ का इकोसिस्टम मजबूत होगा। इसी प्रकार लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द प्लैनेट आर कनेक्टेड एंड इंटरकनेक्टेड, ये बहुत ही एक अच्छी परिभाषा दी गई है कि एक मनुष्य अपने भौतिक संसाधनों एवं भोगविलास को प्राप्त करने के लिए अन्य सभी स्पीसीज़ का लगातार शोषण कर रहा है। उनको यह नहीं समझ पा रहा है कि जिस प्रकार उसका जीवन है वैसे ही अन्य प्राकृतिक संसाधनों का, स्पेशली बायोडाइवर्सिटी का अपना महत्व है। और इसी कारण, इसी लालसा में वो लगातार पेड़ पौधों को नष्ट करके उनके स्थान पे कंक्रीट का जंगल क्रिएट कर रहा है, उसके स्थान पे वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर रहा है और जल, थल और वायु इसमें लगातार प्रदूषण फैला रहा है, जिससे कि जो सेंसिटिव स्पीसीज़ है वो अपने आप नष्ट हो रही है। और आवासीय विखंडन से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उन स्पीसीज़ का सफाया हो जाता है जो इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल स्ट्रेस की एक लिमिटेड परास में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और लगातार उनका शरण होने से अपना जो इकोसिस्टम है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए शुद्ध वातावरण में रहें, वो परिभाषा भी कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। और लगातार हम ऐसे भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं जिसमें कहीं भी आपको शुद्ध जल, हवा और स्थल देखने को नहीं मिलेगा, और हमें लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जो प्राकृतिक संसाधन है वो इतने लिमिटेड हो जाएंगे कि हमें हर एक चीज़ का मूल्य उस समय समझ में आएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, दिल्ली जैसी सिटीज़ हैं, हम भारत की बात करें तो वहाँ पे प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी इतनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कैंसर जैसी भयानक बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें अलग अलग प्रकार के वायु से संबंधित है, दूसरे जो आपके प्रदूषक पदार्थ है उनकी वजह से अनेक प्रकार के कैंसर हमारे जीवन में देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही हार्ट अटैक और दूसरी जो समस्याएँ आ रही है, क्योंकि हम जो भोजन ले रहे हैं उसमें लगातार केमिकल्स छोड़े जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि उत्पादन हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को प्रभावित करती है। उन सभी चीज़ों के स्थान पे अगर हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ावा दें, नेचुरल रिसोर्सेज है उनको समझते हुए उनका अधिक से उपयोग करें, तो हम निश्चित रूप से न केवल अपना जीवन बचा सकते हैं बल्कि इस पर्यावरण
या प्रकृति की जो हम बात करते हैं, उसका जो सौंदर्य है और उसकी जो समृद्धतापूर्ण जो एक अच्छी स्थिति हमने इतिहास से सीखी है और भारतीय जो वेद ग्रंथ हैं उनमें हमने पढ़ी है, उसकी जो महत्ता को जाना है, उसको हम ना केवल बचा सकते हैं बल्कि उसको समृद्ध भी कर सकते हैं और आने वाले समय में अपनी भावी पीढ़ी को एक सुंदर, सुखद और बहुत ही अच्छा गुणवत्तापूर्ण जीवन देने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम के स्वरूप को समझा है और उसका महत्व जाना है। इसी व्याख्यान के अगले कड़ी में हम इसको किस प्रकार विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को समझाकर और उनके माध्यम से समाज में एक संदेश, एक मैसेज इस प्रकार से दिया जा सकता है कि इसको हम घर घर अपनाकर अपने आसपास के वातावरण को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। छोटे और घरेलू उपयोग करते हुए हम इस जो मुहिम है हमारी, जिसमें कि हम पर्यावरण को बचाएं, उसका महत्व एक दूसरे को समझाएं और अपने जो दैनिक जीवन में संपोषणीय विकास की जो परिभाषा है उसको अपनाते हुए रोजगार के नए साधन उपलब्ध करवा सकते हैं और अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। प्रदूषण स्तर को कम करते हुए हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो आशा है आप सभी विद्यार्थी इस व्याख्यान से लाभान्वित होंगे और इस वीडियो को आप अपने मित्रों को और अपने सहकर्मियों को, सहपाठियों को बताएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपको इसकी अगली कड़ी प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।